जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका चाय सीरीज में। मैं क्या कह रहा था कि जिस हिसाब से गर्मी हो रही है तो क्या हम 2-3 हफ्तों के लिए इसका नाम चेंज करके चाय की जगह शरबत रख सकते हैं क्या? रूह अफ़ज़ा रख देंगे, शिकंजी रख देंगे, जिस हिसाब से गर्मी हो रही है। चलो जोक्स अपार्ट बच्चों, स्वागत है आपका चाय सीरीज की क्लास नंबर 8 में। ठीक है, अगर आप यहां तक जुड़े हुए हो तो आई होप ये जो सीरीज है ये आपको किसी न किसी माध्यम से आपके प्रिपरेशन में हेल्प कर रही होगी। शुरू करते हैं बच्चों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 बात करता है चार्टर एक्ट। आप सब जानते हैं कि चार्टर एक्ट ये कितने ज्यादा पूछे जाते हैं अलग अलग एग्जाम्स में। चार्टर एक्ट 1833 ने बंगाल के गवर्नर जनरल को किसका गवर्नर जनरल बना दिया था? बच्चों गवर्नर जो थे बंगाल के उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। इससे आप लोग ये जो एक्ट है ना, इससे आप लोग याद रख सकते हो कि केंद्रीकरण इससे कंप्लीट हुआ था। केंद्रीकरण का मतलब बच्चों कि जो सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस था वो इससे कंप्लीट हुआ था, पूरा हुआ था। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि जब सेंटर में जो सेंटर गवर्नमेंट है वो जब बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है उसी को बच्चों सेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। उसका उल्टा क्या होता है? विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन अगर किसी एग्जाम में आप लोगों से पूछ ले कि कहां से शुरू हुआ था तो वो जो काउंसिल एक्ट है 1861 वाला, 1861 वाला, ये वहां से स्टार्ट हुआ था। ठीक है बच्चों, तो आंसर हो जाएगा इसका ये सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट ये देखो आसान क्वेश्चन, भारत का भू क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये इसका आंसर है बच्चों 2.4% है। और ये कितना है? ये बच्चों 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत 7वें नंबर पर आता है। लेकिन अगर हम पॉपुलेशन की बात करें लाडले, तो अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो उसमें तो भाई साहब हमने बेस्ट दिया हुआ है। कभी के टाइम में चाइना सबसे ज्यादा पॉपुलस था, लेकिन पिछले 10 साल में हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत अच्छा हुआ है और इसमें हमने एकदम बेस्ट दिया हुआ है और पॉपुलेशन में हम लोग इस टाइम पे अपने बिल्कुल बेस्ट पे हैं। 17 पॉइंट कुछ परसेंट जो पूरे विश्व की पॉपुलेशन का है वो इंडिया से आता है। तो बच्चों आंसर इसका क्या हो जाएगा? 2.4% जो टोटल लैंड एरिया है वो है और 17% से भी ज्यादा पॉपुलेशन का भी है। नए डेटा के हिसाब से जब ये आएगा तो ये शायद 20% के आसपास जाए। देख रहे हो 1/5 जो हिस्सा है पॉपुलेशन में वो पूरे वर्ल्ड में वो हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पकार किसे माना जाता है? बच्चों महात्मा गांधी तो कभी हो ही नहीं सकते क्योंकि जो संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसमें महात्मा गांधी थे ही नहीं। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू थे, ये यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो थे ये चेयरमैन थे। लेकिन जो आंसर है हमारा वो BR अंबेडकर है। राजेंद्र प्रसाद से आप लोग याद रख सकते हो कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर और जो इंपॉर्टेंट समिति थी जिसका नाम था बच्चों स्टीयरिंग कमेटी, वो भी इन्हीं की थी। ठीक है, लेकिन यहां पर हमसे चीफ आर्किटेक्ट पूछा है तो वो कौन है? BR अंबेडकर, क्योंकि ये हेड करते थे ड्राफ्टिंग कमेटी को जिसने काम किया था 141 दिन। और इसमें कितने मेंबर्स थे? 7 मेंबर्स थे, जिसके बारे में मैंने तुम्हें एक ट्रिक भी बताई हुई है कि 4 कृष्णा जी हैं इसमें। ठीक है, और इसमें उनके साथ साथ एक मुंशी है हिसाब किताब के लिए। मुंशी का मतलब KM मुंशी, और देश में भावना रहे भाईचारे की, इसलिए एक मुस्लिम भी है यानी कि मोहम्मद सदुल्ला भी हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका बच्चों C। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन का इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है? बच्चों ध्यान से देख लिया करो कि नहीं है पूछा है या है पूछा है। ठीक है, ये देखो, वेल प्लान्ड अर्बन सेंटर्स विद ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न तुम लोग जानते हो, जैसे कि अगर आप आज अच्छी कॉलोनी में अगर जाओगे तो सब मकान एक लाइन में है और एक लेन से दूसरी लेन में जाने के लिए 90 डिग्रीज पे एक रोड भी है, तो इसी को ग्रिड पैटर्न बोलते हैं। यहां की सोसाइटी इतनी एडवांस थी कि उस टाइम पे भी ग्रिड पैटर्न पे घर बने हुए थे। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, देयर इज क्लियर एविडेंस फॉर द यूज ऑफ आयरन टूल्स फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, अब ये देखो, ये तो इसमें मतलब 2 चीजें हो गई, व्हीट एंड बार्ले वर द मेन क्रॉप्स ग्रोन, तो यानी कि ये भी बिल्कुल ठीक बात है ना, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ये 2 जो स्टेटमेंट है, ये 2 स्टेटमेंट बच्चों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। एक तो कृषि के लिए लोहे के औजारों का उपयोग, यूज ऑफ आयरन टूल्स फॉर एग्रीकल्चर, इस टाइम पे
क्या हमारे पास बहुत अच्छा एग्रीकल्चर के लिए आयरन टूल्स आ गए थे क्या? जो हमारी मेटल एज है, जब मेटल्स इस्तेमाल हुए थे वो तो प्रॉपर तो महाजनपद के आसपास थे, ठीक है। तो इसमें ये दो ऑप्शन हो सकते हैं, ये भी और उसके साथ साथ कि देयर इज क्लियर एविडेंस फॉर द प्रैक्टिस ऑफ सती, ये भी इसका क्वेश्चन हो सकता है, ये भी इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि ना तो प्योर प्रमाण इसके थे और ना ही प्योर प्रमाण इसके थे, ठीक है बच्चों। तो आप इसमें ज्यादा पुख्ता, ज्यादा करेक्ट आंसर कौन सा हो सकता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आप लोगों में से अगर कम बच्चे भी हैं, लेकिन जो वो कमेंट करते हैं भाई, उन्हें पढ़ के मेरा दिल खुश हो जाता है। अगर कहा जाता है कि डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, तो वो सही में डिटेल एक्सप्लेनेशन देके जाते हैं, है ना। थैंक यू फॉर बीइंग अ वंडरफुल बच्चा। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, ये देखो, जो डेक्कन प्लेट्यू है, जो दक्कन का पठार है, इज अ ट्रायंगुलर लैंड मास सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ रिवर नर्मदा। ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल सही बात है कि जी बिल्कुल ठीक है। दूसरा, जो अरावली हिल्स हैं फॉर्म द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। देखो, किसी भी प्लेट्यू की ये ना कई बार पूछा गया है कि नॉर्दर्न मोस्ट एक्सटेंशन क्या है, फिर साउदर्न मोस्ट क्या है। तो यहां पे क्या कहा गया है कि जो डेक्कन प्लेट्यू है, इसकी जो नॉर्दर्न मोस्ट एक्सटेंशन है वो अरावली की पहाड़ियां हैं। ये स्टेटमेंट गलत है बच्चों। ये क्या है? नॉर्दर्न मोस्ट है सतपुरा रेंजेस। ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ी भी होगी। क्या है बच्चों? सतपुरा रेंजेस। ठीक है, तो यानी कि कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? केवल 1 करेक्ट पूछा हुआ है। नेक्स्ट, ये देखो, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा पहली बार प्रस्तुत की गई और बाद में भारत संविधान में अपनाई गई प्रमुख संवैधानिक विशेषताएं कौन सी हैं? बच्चों, हमारा जो फिलोसफिकल पार्ट है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं, वो हमने कहां से ली है? यूएसए से लिए हैं। उसके बाद जुडिशरी वाला जो हमारा पार्ट है यूएसए से है। उसके बाद जो हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म है वो हमारी यूके से है। लेकिन संविधान का जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चरल पार्ट है, वो हमने कहां से लिया है? वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया है। जो पहली बार जो वर्ड था कि ऑल इंडिया फेडरेशन, वो इसी एक्ट में आया था। तो अब देख लो इसमें क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज यहां से ली हैं क्या हमने? नहीं भाई, यूएसएसआर से ली थी, और ये तो मूल रूप से थी भी नहीं। 42 अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुई थी, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, गलत। ये तो कहां से? पार्लियामेंट्री फॉर्म यूके से ली है, और हमारे यहां तो पार्लियामेंट सोवरेन है भी नहीं, यूके में है। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, एक वोट एक वैल्यू, ये भी नहीं है। तो आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? कि फेडरल स्ट्रक्चर है विद प्रोविंशियल ऑटोनोमी। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका बी, है ना। यानी कि ऑल इंडिया फेडरलिज्म है, लेकिन जो प्रोविंसेस हैं, जो स्टेट्स हैं, उनको भी अपने हिसाब से काम करने की आजादी है। ठीक है, फिर देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट झूमर। बच्चों, सीजीएल का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है ना। और ये जो ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, ये आपका टाइम बहुत खाएंगे, और अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतने ज्यादा इनके यूज टू, उतनी ज्यादा आदत ऐसे क्वेश्चंस की आपको पड़ती जाएगी। दफ्तर सीरीज में कल इकोनॉमिक्स की लास्ट क्लास है। इकोनॉमिक्स खत्म, पॉलिटी खत्म, और अब हिस्ट्री सोमवार से उसमें स्टार्ट होगी। 1 शॉर्ट वीडियो आप लोगों को 8 घंटे का, 10 घंटे का, जिसमें एसएससी में पूछे गए सारे सवाल एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे। वो भी आपको अगले वीक से मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। कहने का मतलब बच्चों ये है कि आप दफ्तर सीरीज की किसी भी एक क्लास को, पॉलिटी की पहली क्लास, इकोनॉमिक्स की पहली क्लास, उसको एक बार जाके देखो तो सही। आपको फील होगा कि जी लेवल उस क्लास में कुछ है या नहीं। लेवल निकलेंगे सबके, लेकिन निकलेंगे उसके जो अंत तक खड़ा रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये देखो, झूमर के बारे में कुछ स्टेटमेंट है कि झूमर है ना, ये हार्वेस्ट डांस है। कहां का है? झारखंड का है, बिल्कुल ठीक बात है। परफॉर्म्ड इन लिंक्ड रोज विद मंडार एंड नगार ड्रम्स, बिल्कुल सही बात है भाई। यह झारखंड का एक फसल कटाई नृत्य है, जिसे मंदार और नगाड़ा ढोल के साथ जुड़ी गई पंक्तियों से प्रस्तुत किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। ये देखो, ऐसा स्टेटमेंट जहां पे भी 100% वाला अगर स्टेटमेंट होगा, जैसे कि अलोन, जैसे कि ऑल, जैसे कि ओनली, जैसे कि एवरी, वो 99% बच्चों स्टेटमेंट गलत होता है। यही तरीके तुम्हें एलिमिनेशन टेक्निक के लिए अपनाने पड़ेंगे अपने सीजीएल के एग्जाम के लिए। ठीक है, यहां देखो क्या लिखा हुआ है कि महिलाएं अकेली परफॉर्म करती हैं, विमेन अलोन परफॉर्म द मर्दानी वेरिएंट। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कुछ भी एविडेंस नहीं है कि सिर्फ महिलाएं ही करती हैं। महिलाएं और जो पुरुष हैं वो दोनों करते हैं, यानी कि बच्चों स्टेटमेंट ए हो जाएगा। नेक्स्ट,
ये देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जब प्राइस ना घटे ना बढ़े, यानी कि बच्चों डिमांड उतनी ही रहे जितनी सप्लाई है। अब अगर ये मिसमैच हो जाएगा तो इसमें प्राइस ऊपर नीचे होते हैं। फिर समझेंगे जरा, देखो स्टेटमेंट 1, इन इक्विलिब्रियम द क्वांटिटी दैट ऑल फर्म्स विश टू सेल इक्वल्स द क्वांटिटी ऑल कंज्यूमर वांट टू बाय। बिल्कुल ठीक बात है भाई, कि जितना वो बेच रहे हैं उतनी की ही डिमांड है, तो ये मार्केट क्या है, स्टेबल है। बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा स्टेटमेंट, एक्सेस सप्लाई एग्जिस्ट when the market demand is greater than the market supply। ये बच्चों गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि जब एक्सेस सप्लाई एग्जिस्ट कब होगी, when the market demand is greater than the market supply। ये इसने स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है, बहुत ही बेसिक सा सवाल है, तो यानी कि पहला स्टेटमेंट सही होगा, दूसरा गलत है। नेक्स्ट ये देखो, साइंस का क्वेश्चन है बच्चों, एम्पियर्स लॉ डिस्क्राइब करता है क्या, रिलेशनशिप किस किस के बीच का, इलेक्ट्रिक करंट का और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इट। ये आपने साइंस की एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। एम्पियर्स लॉ बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखो, मैक्सवेल इक्वेशन, ये भी बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, लेकिन आपको इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। मैक्सवेल इक्वेशन आर अ सेट ऑफ 4 फंडामेंटल इक्वेशंस, बिल्कुल ठीक बात है, दैट गवर्न इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल ठीक बात है, इन द एब्सेंस ऑफ चार्जेस और करंट्स। यहीं पे गलत कर दिया। मैक्सवेल के समीकरण 4 मौलिक समीकरणों का समूह है, ठीक है, यहां तक, जो आवेशों या धाराओं की अनुपस्थिति में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों को नियंत्रित करता है। बच्चों ये एब्सेंस गलत लिखा हुआ है, ये एब्सेंस में भी करता है और ये प्रेजेंस में भी करता है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। यानी कि ठीक कौन सा है, ठीक सिर्फ एक है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इनकम इज करेक्ट। आउट ऑफ प्राइवेट इनकम जो फाइनली रीच करती है हाउस होल्ड को, उसी को कहा जाता है बच्चों पर्सनल इनकम। अब इस पर्सनल इनकम में से भी जब आप टैक्सेस हटा देते हो, जितना पैसा आप खर्च कर पाते हो उसको बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। और दूसरा, द टोटल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री इज कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट, इसमें प्राइवेट भी और इसमें पब्लिक भी। जब आप जीडीपी में इस तरह से इंक्लूड करते हो तो इसमें दोनों आती हैं। नेशनल इनकम, ये मैंने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, तो दोनों के दोनों कंप्लीट हैं, यानी कि बच्चों दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं। अब ये रहा आप लोगों का होमवर्क, विच इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, जो भी आप लोग बोलते हो उसको आप बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हो। ऑन एन एवरेज 200 से 250 कमेंट ऐसे बच्चों के होते हैं, ठीक है। पढ़ेंगे जरा, विच मेटल कास्टिंग टेक्निक वाज मास्टर्ड बाय एंशिएंट इंडियन स्कल्पचर्स। प्राचीन भारत मूर्तिकारों ने किस धातु ढलाई तकनीक से महारत हासिल की थी। इसमें आप लोग मुझे एक्सप्लेनेशन भी देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये थी आपकी आज की क्लास। इसी तरह से आप लोग प्यार बरकरार रखो, तारा भाई जलवा बरकरार रखेगा। मिलते हैं नेक्स्ट चाय सीरीज की क्लास में। जय हिंद।